डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो मैं एक दफा फिर से ये रिपीट कर देती हूँ कि जो आपके पास रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें हमेशा फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग्स आएंगे। व्हाट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस? क्लियर। अब हम फीचर्स को देख लेते हैं। तो फीचर्स में अगर हम बात करें तो इसमें आपने वही फिनोमेना एक तो ज़हन में रखना है कि आपके पास क्या है। आपके पास हाइपोक्सिक स्टेट है जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो एटीपी की सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमें ये पता है कि जो हाइपोक्सिया है वो बेसिकली किसको इफेक्ट करता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका मतलब वहां पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो इट मीन्स कि आपके पास जो एटीपी की सिंथेसिस है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है। अगर ये प्रोसेस हो रहा था तो उसकी वजह से आपके पास ये जो हमने चेंजिंग्स मेंशन की हैं, फीचर्स मेंशन किए हैं, ये आपके सेल के अंदर आपको अपीयर होंगे। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे क्या कर लें, रिस्टोर कर लें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखें हाइपोक्सिया के अंदर क्या आता है। हाइपोक्सिया के अंदर क्या था कि हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बेसिकली वो आपकी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही होती हैं। पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, तो सेलुलर स्वेलिंग किस वजह से हो सकती है? अगेन आपने ज़हन में रखना है किसको, सोडियम और पोटाशियम। एटीपीएस जो आपका पंप है उसको। तो हमें ये पता है कि जब आपकी एटीपी की सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या है, जो आपका सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है उसका बैलेंस भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मली क्या था कि आपके 3 जो सोडियम आयंस हैं वो क्या कर रहे थे, आउटसाइड द सेल जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, और जो आपके पास 2 पोटाशियम है वो है इनसाइड द सेल आपके मूव करते हैं। लेकिन जब आपके पास सेल इंजरी की स्टेट है, ठीक है, तो उसमें क्या ये जो पंप है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जिसकी वजह से इनसाइड द सेल जो है वो सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और हमें ये पता है कि जब भी आपका इनसाइड द सेल सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो बाहर से जो वाटर है यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करेगा इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि जो आपकी वाटर है उसकी मूवमेंट होती है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। और आउटसाइड दी ऑफ द सेल आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इनसाइड द सेल आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, अब ज्यादा हो गई सेल इंजरी की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से बाहर से सारा पानी सेल के अंदर आ जाएगा और क्या हो जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। सेलुलर स्वेलिंग में क्या आ सकता है कि आपकी जो दूसरी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है उनकी भी स्वेलिंग हो जाएगी, जिसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। ठीक है, और पूरी सेल की भी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, एक तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, डिसेग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, डिसेग्रीगेशन का मतलब इधर ये है कि जी डी अटैचमेंट हो गई है। ठीक है, डिटैच हो गए आपके राइबोसोम्स। कहाँ से, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब भी आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स की डिटैचमेंट होती है इट मीन्स कि अब क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकेगी। ठीक है, और ये डिटैचमेंट की होती है ड्यू टू स्वेलिंग। ठीक है, ऊपर पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या रहता है, रिड्यूस इंटरसेलुलर पीएच रिजल्टिंग इन क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियोक्रोमेटिन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था, आपके पास क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स। और इनके इर्द गिर्द आपका जो डीएनए वो क्या हेलिकल फॉर्म में, वो इसके गिर्द हुआ होता है कॉइल फॉर्म में। तो डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है आपका, नेगेटिव। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कितना होता है आपका, पॉजिटिव। इसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या है, कंबाइन करते हैं। लेकिन जब आपके पास इंटरसेलुलर पीएच जो है वो कम हो जाती है, कम क्यों होती थी, हमें पता था कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा क्या लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया था। वही हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी के अंदर। ठीक है, तो आप उधर से भी वीडियो देख सकते हैं कि हमारे पास जो पीएच है वो कैसे कम हो रही थी। तो लैक्टिक एसिड की बेसिकली क्या है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पीएच क्या होती है, कम हो जाती है। और जब भी पीएच कम होगी तो इसका मतलब डिक्रीज पीएच पे जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं अपना पॉजिटिव चार्ज है वो लूज कर देती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर देती है, इट मीन्स कि जो इन दोनों की आपस में कंबाइनिंग होनी थी अब वो नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियर क्रोमैटिन है उसकी क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये पॉइंट इधर हमने डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास कि अपेयरेंस ऑफ माइलिन फिगर्स एंड सेल ब्लब्स। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट
रह गया डिस्कस करने वाला, वो क्या है कि डिक्रीज पीएच पे एक तो न्यूक्लियर क्रम्पिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है इसमें कि जो आपकी क्या होती है पिक्नोसिस आपको ऑब्जर्व होती है। पिक्नोसिस अब क्या होती है? पिक्नोसिस का मतलब ये है कि जो आपका न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली उसकी क्या हो जाती है, न्यूक्लियस का साइज जो है वो श्रिंक कर जाता है, और प्लस वो वहां पे कंडेंसेशन हो जाती है न्यूक्लियस की। तो डायग्रामेटिकली भी हम देख लेते हैं कि नॉर्मल न्यूक्लियस की क्या है, ऐसी अपेयरेंस है। लेकिन देखिए अब जब पिक्नोसिस हुआ है तो आपका जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या हो गया, श्रिंक हो गया है। प्लस क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है उसकी भी क्या हो गई है, आपस में कंडेंसेशन हो गई है, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पिक्नोसिस। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें जो न्यूक्लियर चेंजिंग्स है उसमें सिर्फ हमारे पास पिक्नोसिस की स्टेज आती है। क्लियर? इधर भी यही बात मेंशन है कि जो न्यूक्लियर चेंजेस है, अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करें तो हमें हमें क्या ऑब्जर्व होगा न्यूक्लियस के अंदर, आपको पिक्नोसिस ऑब्जर्व होगा। उसके बाद आता है कि अपीयरेंस ऑफ माइलिन फिगर्स एंड सेल ब्लब्स। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो सेल ब्लब्स हैं वो कैसे बनते हैं, ये भी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली आपकी जो सेल इंजरी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, और स्वेलिंग की वजह से नॉर्मली क्या, अगर आपका सेल है ये उसकी मेमोरी इस फॉर्म में होती है, लेकिन जब आपके पास स्लैब सेल जो है वो ब्लब फॉर्मेशन होती है, उसमें कुछ क्या है, बर्ड लाइक जो है वो अपीयरेंस नजर आती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखें जब आपके पास सेलुलर स्वेलिंग होगी तो मेम्ब्रेन की होती है डिफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये जो उसकी अपनी एक्चुअल शेप है वो मेंटेन नहीं रहती है, जिसकी वजह से बर्ड लाइक अपीयरेंस नजर आती है। जैसे हमने देखा हो कि जो पोटैटो होता है जब वो खराब हो रहा है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, बर्ड बनने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपको सेल इंजरी है तो जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें बेसिकली क्या है, ब्लब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? दूसरा रहता है कि जी अपीयरेंस ऑफ माइलिन फिगर्स। अब ये भी क्या है, ये भी आपकी सेल मेम्ब्रेन की ही डिफॉर्मेशन है। तो बेसिकली जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है किससे बनी है, लिपिड बाइलेयर होती है। तो जब आपकी मेम्ब्रेन की डिफॉर्मेशन हुई, टूट फूट हुई, तो इसका मतलब लिपिड यहाँ से क्या हो गया, आपके पास रिलीज हो गया। इसी तरह जो आपका सेल है उसके अंदर क्या होता है, इंटरनली जो है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसमें भी आपने वीडियोस देख लेनी है जिसमें हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए थे। हमने बात की थी कि जो कैल्शियम का होम्योस्टेसिस है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो इनसाइड द सेल जो है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो लिपिड्स जो हमारे पास मेम्ब्रेन की डिफॉर्मेशन से आए और जो हमारे पास इनसाइड कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ था, ये दोनों मिलके आपस में क्या करते हैं, ये एक वेसिकल लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, माइलिन फिगर्स। तो हमने ये बात की कि जो आपकी मेम्ब्रेन की डिफॉर्मेशन हुई उससे आपके पास लिपिड आता है और इनसाइड द सेल जो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, माइलिन फिगर्स। और ये जो माइलिन फिगर्स होते हैं इनकी आपको अपीयरेंस कैसे है, अंडर द माइक्रोस्कोप नजर आती है वॉल लाइक। वॉल लाइक किसे कहते हैं, जैसे आप समझिए कि जैसे एक जलेबी की शेप होती है। ठीक है, तो उस टाइप की जो शेप बनती है आपकी उसे आप कहते हैं वर्ल लाइक, जो एक चक्कर की तरह बनती है। ठीक है, जैसे आपने पानी के अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा चक्कर कैसे बनता है, तो सेम इसी तरह जो आपके पास जो इस टाइप की एक अपीयरेंस नजर आती है उसे आप क्या कहते हैं, माइलिन फिगर्स। ठीक है, और ये क्या है, वर्ल लाइक अपीयरेंस है। क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जब भी आपके पास रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो ये जो चारों फीचर्स हमने डिस्कस किए ये आपको नजर आएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके पास रिवर्सिबल सेल इंजरी है तो उसमें ये जितनी भी आपके पास ये जो फीचर्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी, ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होंगी। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करें तो उसमें ये सारे पैरामीटर्स क्या होंगे, एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे।